हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम पॉलिटी के कंप्लीट चैप्टर्स 12th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने बुक 2 जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है उससे स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला अध्याय आज पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमें सपोर्ट के लिए प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो, इस वीडियो को शेयर करें। तो कबीरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। फ्रेंड्स, ये हमने एनसीईआरटी बुक्स ली है, उसी का पीडीएफ है, उससे पढ़ा रहे हैं। जहां पर भी आपको लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं वहां सेलेक्ट करूंगी, उसे हाईलाइट करूंगी, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो रेडी रहिए पेन पेंसिल के साथ। चलिए, नए राष्ट्र और राज्य की चुनौतियां। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, तो ये टर्म्स आप अच्छी तरह से देख लें। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, छोटा क्वेश्चन आपके लिए, के नाम से जाना गया, कि उनके भाषण किस नाम से जाना गया है। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन, अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात क्या थी। पहली बात थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी क्या बात थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका था, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकदम से कोई चीज नई स्टार्ट करना, पहले हम इसमें दिनहीन अवस्था में रहे और एकदम से अभी आजाद हुए हैं, तो पहले अपनी परिस्थिति को सुधारना भी जरूरी था। ठीक है, तो ये कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र राज्य के रूप में आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। आजादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम अगर क्रिस्पी करना चाहें छोटे शब्दों में तो क्या बोलेंगे? स्वतंत्र, इसकी हेडिंग देंगे आप, स्वतंत्रता और विभाजन की पृष्ठभूमि, यानी 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। यह क्षण खुशी के साथ साथ गंभीर चुनौतियों से भरा था। और मुख्य चुनौतियां क्या थी हमारी? एकता और अखंडता पहली, दूसरी क्या थी? लोकतंत्र की स्थापना, और तीसरी क्या थी? समावेशी विकास। एकता और अखंडता में हम लेंगे भारत विविधताओं से भरा देश था, सबसे पहली चुनौती देश को एकजुट रखने की थी। और लोकतंत्र की स्थापना में संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना और संचालित करना। तीसरा, समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना और समानता पर आधारित नीति अपनाना। तो ये मुख्य चुनौतियां थी। आई होप आप मेन चुनौतियों को नोट कर लेंगे साथ साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आप उस टाइम का न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देख सकते हैं आप इसको। अब वो तीन चुनौतियां मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताई क्या क्या थी।
एकता और अखंडता, यानी इसको बनाए रखना, क्योंकि हमारा भारत देश जो था विविधताओं से भरा था। तो पहली चुनौती क्या थी? देखिए, यहाँ मैं इसको करती हूँ। पहली और तात्कालिक चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। महादेश मतलब किसी बड़े देश के बराबर, क्योंकि यहाँ विविधताएं, डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। मतलब लोग अटकल ये लगा रहे थे कि इतना डाइवर्स कंट्री है ये, तो ये एक रह के एक बन के कैसे रह सकता है? अलग भाषाएं हैं, अलग कल्चर हैं, लोगों के अलग अलग धर्म अलग अलग है। तो सबको यही उम्मीद थी कि ये देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगा। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। यानी यही हो रहा था लगभग। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे सकेगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज किया कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ यह सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। तो ये चुनौती थी हमारे सामने पहली। ठीक है। दूसरी क्या है? जैसा कि मैंने अभी शॉर्ट में बताया था, लोकतंत्र की स्थापना। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। सेकंड में आप डिटेल ये याद रखेंगे और सिर्फ हेडिंग जो मैंने बताई है क्या है, लोकतंत्र की स्थापना। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, यानी डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है हमने। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई, इसको इतना ही ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, दूसरी चुनौती। तो इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भरी काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। यानी सिर्फ कागजों में लोकतांत्रिक ढांचा हो ऐसा नहीं, सिर्फ संविधान में लिखा हो ऐसा नहीं, लोगों के बीच भी लोकतांत्रिक व्यवहार हो। ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया आपका। तीसरी चुनौती थी जो कि बताया क्या थी, समावेशी विकास की। यानी तीसरी चुनौती ये थी, ऐसे विकास की थी जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबके का। यानी ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक तबके का भला हो रहा है, पूरे समाज का होना चाहिए। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की। तो यहाँ हम देखते जा रहे हैं चुनौती है, साथ साथ उसका जो समाधान किया गया हमारे संविधान में, जो सोल्यूशन निकाला गया था वो भी साथ साथ लिखे हुए। एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन जो लैंग्वेज यहाँ है वही आपको मार्क्स दिलाएगी। तो चुनौतियां तो हैं, साथ में उनका सोल्यूशन भी है कि कैसे हमारे संविधान में उसके लिए समस्या का समाधान निकाला गया था। ठीक है। तो तीसरी चुनौती ये थी समावेशी विकास की, तो कैसे किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। साथ साथ लिखा है कि किसी एक तबके पर ध्यान नहीं देना, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको विशेष सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है। संविधान में इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान रखा गया जिसके अंदर लोक कल्याण की बात की गई। ठीक है। आगे देखते हैं आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आजादी के बारे में, अपने आजादी के बारे के बाद के दौर के को भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है।
ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने में के लिए काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में ये पूरे बुक का लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आगे आगे देखते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। अब क्या है, देखो मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है क्या? राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो कि आपका चैप्टर है। तो सबसे प्रमुख थी ये राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग। इससे पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की भी चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। तो ये पूरा है। आगे देखते हैं सीधा। ये उस टाइम की न्यूज़पेपर कटिंग्स है। ये मोहम्मद अली जिन्ना जी की फोटो है, देख सकते हैं। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा है ये। इसमें अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 2 राष्ट्रों की डिमांड की थी। बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ये न्यूज़पेपर्स हैं, देख लीजिए। ये अमृता प्रीतम जी हैं, 1919 से 2005 का। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार थी। ये साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। विभाजन के बाद ये दिल्ली में रहती थी। आगे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए, तो पहला हमारी हेडिंग आती है, सब हेडिंग विभाजन है, विस्थापन और पुनर्वास। एक बहुत ही भावात्मक और दर्द भरी एक इवेंट हुआ हमारे आज़ादी के बाद। क्या? विभाजन जो हुआ उसके अंतर्गत विस्थापन और पुनर्वास। बहुत बड़ी समस्या थी ये कि विस्थापित लोगों को फिर से बसाने की और कैसे उनको फिर से सेटल किया जाए। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। जो ब्रिटिश इंडिया था उसको भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। अब यहाँ क्या होगा? अभी बताया मोहम्मद अली जिन्ना जी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि ड्यूअल नेशन की बात की और इसको अपना भी लिया गया। इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया कि चलो ठीक है, किसी तरीके से अंग्रेजों से तो मुक्त हो जाए। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश था, यानी 2 कौमों में देश बट गया। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ आप इसका डिटेल देख सकते हैं बच्चे। विभाजन की प्रक्रिया फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। ये विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या यानी जिस जगह में जिस धर्म के लोग ज्यादा संख्या में हैं उसको वही देश बना दिया जाए। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। यानी ब्रिटिश इंडिया जो था, जिन पर औपनिवेशिक शासन था अंग्रेजों का, वहां पर कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुसलमान बहुसंख्या हो यानी मेजॉरिटी में हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था जो आज का पाकिस्तान हम देखते हैं, तो दूसरा इलाका पूर्व में जो अभी का हम बांग्लादेश देखते हैं। तो उस समय पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान
ये अलग-अलग रखा। तो ऐसा कोई तरीका ना था इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। दोनों इलाके कैसे जोड़ सकते हैं? दोनों इलाकों को एक जगह कैसे जोड़कर देखा जाएगा? इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। मतलब उस टाइम लोग हिंदुस्तानी थे, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी या ऐसा कुछ चल रहा है। तो सारे मुसलमान पाकिस्तान में जानने को राजी हों, ऐसा तो ज़रूरी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। तो कौन थे? पश्चिम पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे, यानी उनको अपना नेता मान लिया गया था। उनके प्रसिद्ध उनकी प्रसिद्धि उनको क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप नाम याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के नाम से थी, नाम के रूप में थी। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, यानी मुसलमान होते हुए भी नहीं चाहते थे कि 2 राष्ट्र बनाए जाएं। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उनके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई, ये सारी समस्याएं हैं हमारे सामने, देखते जाइए। अबूझ कठिनाई यानी जिसका पता नहीं था क्या था, अल्पसंख्यकों की थी। यानी आप मेजोरिटी वाले इलाके को तो नाम दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान, लेकिन उनका क्या होगा जो माइनॉरिटीज में है, यानी जिस इलाके में वो मुस्लिम एरिया आपने बांट दिया पाकिस्तान और वहां लेकिन हिंदू भी हैं, अल्पसंख्यक हैं वो, तो उनका क्या होगा? ऐसे ही जहाँ हिंदू बहुल इलाका है वहां जो अल्पसंख्या में मुसलमान है उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे कि इन लोगों ने कि क्या लिखा है? हाँ, इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। यानी जहाँ उनकी पीढ़ियाँ गुज़र गई, पीढ़ियाँ रहती आई थी, उसी घर में सुबह एक दिन सुबह वो उठे और पता चला कि वो यहीं विदेशी हैं। जिस ज़मीन पर वे उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बँटवारा होने वाला है, वैसे ही हिंसा उन समुदायों के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर शुरू हो गई, जो अपने-अपने क्षेत्रों की संख्या में कम थे। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू-शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं, यानी एक्सपेक्टेड थी, टेम्परेरी थी, ऐसा लग रहा था उन्हें और जल्दी ही उनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। सीमा के दोनों ओर के ऐसे समुदायों को प्रायः कुछ घंटों की सूचना पर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। देखिए कैसे आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं। ये पूरा डिटेल तो हमने पढ़ लिया है। विभाजन यानी विस्थापन और पुनर्वास, इसको हम बहुत छोटे में देखते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत था। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया यह सिद्धांत भारत को हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक दो हिस्सों में बांटने की बात करता था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन अंततः विभाजन स्वीकार करना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यकवाद था। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत यानी पंजाब और बंगाल दो हिस्सों में बंट गए। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया था, उसका निर्माण हुआ।
अब परिणाम की बात कर लेते हैं। परिणाम क्या हुए? शॉर्ट में इसको भी मैं पहले बता रही हूँ, फिर यहाँ से पढ़ लेंगे। यह इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। लगभग 80 लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, हत्याएं और लूटपाट हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। शरणार्थियों के पुनर्वास की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये विभाजन के परिणाम हुए। शॉर्टकट में हमने देख लिए, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं पढ़ के। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, सो पेशेंस बनाए रखें। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे अंत तक जरूर देखें, इससे आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कैसे ट्रेन पर लदकर लोग जा रहे हैं मजबूरी में। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक यानी अचानक, अनियोजित यानी अनप्लान्ड और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से ये एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों की पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। हम्म, लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया और उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पर करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने बताया उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा और कविता फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसा का जिक्र किया है। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का कर, हुए जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था। इन परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, इस विभाजन में दो समुदाय अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ आए दो समुदायों का एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 10 से 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था,
कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या था दूसरा, कि जो शरणार्थी थे या जो अल्पसंख्या में थे उनके साथ कैसा व्यवहार हो। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक उसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता अभी सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों और दूसरे धर्मावलंबियों आगे देखते हैं। ये उस टाइम की कटिंग है न्यूज़पेपर्स की। हम्म दूसरे देश के धर्म के धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों को के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। यानी भारत में तो बराबरी की बात की जा रही थी कि अल्पसंख्यकों को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म का हो, जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। इसके बाद देखते हैं, ये हमने देख लिया कि क्या परिणाम रहे इसके। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्र को एक कैसे बनाना था, कैसे अलग अलग जो रियासतें थी उनका कैसे भारत में विलय किया जाए। तो यहाँ आप देखेंगे रजवाड़ों का विलय है। दूसरा, ये आप देख सकते हैं भारत विभाजन के पहले और बाद में बात करेंगे। पहले क्या था, ऐसा था भारत, ये पश्चिमी पाकिस्तान है जो कि अभी का पाकिस्तान है, और यहाँ ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है ये पूर्वी पाकिस्तान है। और सरकार का नजरिया क्या रहा उस पर, ये आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ये हैदराबाद के निजाम है, कैसे इनके साथ मिलाया देश को। ठीक है, तो आपके सामने ये रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। तो शुरू करते हैं रजवाड़ों के विलय। इसको थोड़ा शॉर्ट में पहले बता देती हूँ, फिर आप डिटेल में देखिएगा। रियासतों का विलय क्या देखेंगे। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। ब्रिटिश प्रांत सीधे अंग्रेजों के अधीन, और रियासतें यानी राजाओं का जो शासन था। समस्या क्या थी, आजादी के साथ ही ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुआ और सभी 565 रियासतों को स्वतंत्र रहने या भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। कई राजा स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे जो भारत की एकता के लिए खतरा था। तो ये समस्या थी। अब विलय में भूमिका किसकी रही, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे जो कि ने रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कराकर ज्यादातर रियासतों को भारत में मिला लिया था। प्रमुख मामले कौन कौन से आएंगे इसमें, प्रमुख मामले आएंगे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के विलय में जो थोड़ी कठिनाइयां आई थी उन्हें भी देखेंगे। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके ऑपरेशन पोलो चलाया था और उनको अपने में मिलाया। मणिपुर दबाव में विलय हुआ था जिससे कुछ समय के लिए तनाव रहा वहां पर। ठीक है, ये टॉपिक कितना है इसमें देख लेते हैं आप डिटेल में। रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज को की अधीनता यह कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। राजाओं ने यानी अंग्रेजों की अधीनता
या सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रखा था और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या क्या थी? रज आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या जो कि टोटल कितनी थी 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंग्रेज ऐसा बीज बो के गए थे कि लोगों के दिमाग में ये बात डाल के गए कि आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, तो कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहेगा। उनको ऑप्शन दिए गए थे कि चाहे तो आप पाकिस्तान में जाएं, चाहे भारत में जाएं और चाहे तो स्वतंत्र रहें। तो ऐसे ही लोगों में फूट डालकर वो गए यहाँ से। ये देख सकते हैं भारत विभाजन के पहले में जितना आपको ये जो ऑरेंज या येलो कलर में नजर आ रहा है, ये ब्रिटिश भारत है जहां जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था। और जो ब्लू दिख रहे हैं, ये रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही शासन करते थे। तो इनके पास इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। आगे देखेंगे। तो इस समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, यानी जब उनको ऑप्शन मिला तो वो तो करेंगे ऐसा। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। तो देखो पहले कौन है? त्रावणकोर के राजा ने। ठीक है, इन्हें आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। अगले दिन फिर हैदराबाद के निजाम ने ऐसे ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के लिए के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड़ रहा था, यानी जो हमने अखंड भारत का सपना देखा था वो कहीं धूमिल होता सा नजर आ रहा था। भारत स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों के शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई राजा अपना जो जिस तरह से पहले रहता आया था वो नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आए और हमें प्रजा के हिसाब से चलना पड़े। सरकार का नजरिया क्या था इस पर? छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार, यानी जो उस वक्त सरकार बनी थी फॉर द टाइम बिंग, यानी जब तक इलेक्शन नहीं होते, कड़ा रुख अपनाया। माउंटबेटन योजना के तहत, आप यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज ये आसान जान पड़ता है, अभी हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली किया जा रहा था तो सोचिए किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अपने आप में ये बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। सोचिए सबको एक करना था। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। पहली बात क्या है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में आना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था, ठीक है, और कुछ इलाकों को स्वायत्ता देने के लिए तैयार भी था, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को हमने अब तक स्वायत्ता दे रखी थी।
भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए ये रुख अपनाया था। तीसरी बात क्या, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम क्या कह रहे थे अभी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी विलय पत्र या सहमति पत्र। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। अब यहाँ देखेंगे इसके बाद इंस्ट्रक्शन से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। यानी यहाँ आप इसके लिए आंसर दे सकते हैं कि इनको कैसे शामिल किया गया। तो हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर इस अध्याय में हम देखेंगे क्या है। आगे देखते हैं। कश्मीर के विलय के बारे में हम बाद में किसी और अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, पहले ही बता चुकी मैं। हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक में, बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और ये दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी उसे इंडिपेंडेंट रखा जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। ये समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। यानी उनकी जो प्रजा थी उसने आंदोलन कर दिया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। यानी निजाम ने इन लोगों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की और अपनी एक सेना को भेजा जिसे रजाकार कहा जा रहा है। रजाकार कैसे थे? सांप्रदायिक दंगे, अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, यानी लोगों पर जुल्म करते थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। तो ये हैदराबाद का केस था। मणिपुर देखते हैं। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। तो इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए, क्या लिखा है? जो मणिपुर के थे, यानी जनमत के दबाव में इन्होंने क्या कराया 1948 में कि जून में चुनाव हुआ और इस चुनाव में क्या रिजल्ट रहा? मणिपुर की रियासत में जो संवैधानिक राजतंत्र था वो स्थापित हो गया और मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला लिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया
कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। 1949 के सितंबर में भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। यह दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ सरदार पटेल जी हैं। तो ये हमारी समस्या आई थी कि कैसे हमने हैदराबाद और मणिपुर को भारत में मिलाया, इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला। अगला है राज्यों का पुनर्गठन। तो अब बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो फिर से यानी स्टेट्स की बाउंड्री डिसाइड हो रही है, राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है कि कितना किसके उसमें आता है, तो उसकी फिर से सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं। इसी को हम राज्यों का पुनर्गठन कहेंगे। ठीक है। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। जब ब्रिटिश राज था तो सीमाएं बाउंड्रीज कैसे बनाई थी कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से कि हमारा कैसे ठीक रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। और यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्रों को जीत रखा था उसके हिसाब से कि जितना हमने जीत लिया वो ये सीमा अलग हो गई। प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, वो उसकी सीमा में था। अब हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया, यानी पहले वाले को हम नहीं मान रहे थे। उसने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था, और ये समितियां ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थीं। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताजा थी। तो आप देख रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि फिर से पहले जैसी कोई घटना विभाजन के बाद जो सामने आई थी वैसा ही फिर हो। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि जो क्षेत्रीय असंतोष था उसको भी संभाल कर चला जाए। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी है। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, जो कि ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके नए राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। यानी जो तेलुगु भाषी लोग थे उनको अलग राज्य दे दिया जाए, उनकी बाउंड्री अलग कर दी जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी, और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये नाम याद रखेंगे, श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगह पर हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने
आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अब राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र जो कि 1961 का दे रखा है, ये आप देख सकते हैं कि राज्यों का यहाँ पुनर्गठन हो चुका है, यानी राज्यों की बाउंड्री फिर से डिसाइड की गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं पुनर्गठन के बाद कितने थे, ये राज्य हैं सभी, कितने होंगे यहाँ आप देख सकते हैं। तमिल जो मद्रास है, इससे आंध्र प्रदेश अलग कर लिया गया। मद्रास भी बाद में क्या बन गया, तमिलनाडु बन गया। इससे आंध्र प्रदेश ये भाषा के आधार पर अलग हो गया था। उस वक्त तक ये पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश वाला एरिया, और ये इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। 1961 का मैप है राज्यों के पुनर्गठन के बाद वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे क्या दिखाया है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये 26 जुलाई 53 का शीर्षक ये कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी, यानी लोग आंदोलन कर रहे थे। ये बीच में हमारी सरकार के प्रतिनिधित्व करता है। आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं इनको, कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको सरकार का नुमाइंदा माना जाता है। आंध्रा के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो कब बना राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसमें 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो भी मैप देखा हमने। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कार्टून बनाया हुआ है, कॉक्सिंग द जेनी, 5 फरवरी 1956 का शीर्षक था इस कार्टून में। राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया था कि कैसे ये विवाद सुलझाया जाएगा। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता ये थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया, यानी जो हमारी सरकार थी उसने मन बना लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है, तो इसका सीधा सा मतलब इतना भट्ठा नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। भारत के लोकतंत्र होने का एक बृहत्तर अर्थ है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। नए राज्यों का निर्माण क्या आप देख सकते हैं, 1900 आयोग बनने के बाद से कैसे कैसे किस किस राज्य का निर्माण हुआ। तो लास्ट जो बना है
इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण पढ़ लें। भाषावार राज्यों को पुनर्गठन करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए, यानी कि उसी वक्त एकदम से हो गए, ऐसा नहीं था। ये प्रयोग द्विभाषी राज्य बंबई के रूप में किया गया, जिससे गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर के और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं थी। बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों में ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग अलग राज्यों की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में जुड़ गया है। राज्य के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर आपको कैसा लगा? फीडबैक जरूर दें। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके एक नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ PYQs यानी जो जो पहले प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो देखेंगे, और कुछ एडिशनल MCQs भी, और इसके अलावा छोटे मतलब शॉर्ट आंसर और जो आपके 6 से 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो आएगी। चलिए समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू।